القرآن يجيب القرآن يصير सीरिया पर फिर गहराया संकट। 4 देशों की लड़ाई में जंग का मैदान बना सीरिया। वर्चस्व की लड़ाई में बेवजह मारी जा रही आम जनता। पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये देश, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। ये युद्ध अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस बीच इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एयर स्ट्राइक कर 5 सैनिकों को मार डाला। इजराइल ने एयर स्ट्राइक मिसाइलों के जरिए अंजाम दी। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने बताया कि हमला देर रात करीब 12:45 पर हुआ। इस हमले में संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, हालांकि इसकी विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले ही सीरिया के एयरपोर्ट्स पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा था। उसने सीरिया के अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी बमबारी की थी। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में सीरिया में लक्ष्यों पर कई हमले किए हैं, जिनमें से कई हमलों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है। वहीं अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के यहां हमला करने पर रूस और तुर्की ने सीरिया का साथ दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सीरिया को इन चारों देशों ने युद्ध का मैदान क्यों बना रखा है, क्यों इस देश को लेकर एक दूसरे के सामने हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सीरिया में चारों देश क्यों आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, सीरिया में इजराइल, अमेरिका, रूस और तुर्की आपसी वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। इसमें इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं, जबकि रूस और तुर्की एक खेमे में। लेकिन तुर्की कई बार अपने निजी हितों को साधने के लिए रूस से भी दगाबाजी कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसे लेकर ये देश आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों इजराइल बार बार सीरिया पर हमला कर देता है? दरअसल दोनों देशों का इतिहास ऐसा रहा है कि आपस में हमेशा ही भिड़े रहे हैं। सीरिया और इजराइल पड़ोसी देश हैं। इजराइल और सीरिया के बीच विवाद इजराइल की स्थापना के बाद से ही है। देशों के बीच कई युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें साल 1948 में अरब इजराइल युद्ध, 1967 में 6 दिन का युद्ध, 1973 में योम किपुर का युद्ध और लेबनान के नागरिकों का युद्ध शामिल है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये हमेशा असफल ही रहे। सीरिया ने कभी भी इजराइल को देश की मान्यता नहीं दी। सीरिया में प्रवेश के लिए इजरायली पासपोर्ट स्वीकार नहीं किया गया। इजराइल ने भी सीरिया को एक दुश्मन देश के रूप में माना है और अपने नागरिकों को वहां जाने से रोकता है। दूसरी तरफ साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात कर रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते असर से भी इजराइल के नेताओं की चिंताएं बढ़ जाती हैं। साल 2011 से ही सीरिया में जंग की स्थिति बनी हुई है और इजराइल बेचैनी से इसे देखता रहा है। इजराइल को इस बात की भी चिंता है कि ईरान गुपचुप तरीके से लेबनान में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। लेबनान इजराइल का पड़ोसी देश है, जिससे वो खतरा महसूस करता है। इजराइल ने बार बार ये कहा कि वो सीरिया में ईरान को सैनिक अड्डे बनाने नहीं देगा, जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है। इसलिए सीरिया में जैसे जैसे ईरान की मौजूदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरानी ठिकानों पर इजराइल के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक सामी हमदी ने कहा कि इजरायली एयर स्ट्राइक को इस तरह से समझना चाहिए कि ईरान के लिए चेतावनी है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को परमाणु समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने का ऑफर दिया है और इजराइल इससे खुश नहीं है। हमदी ने अल जजीरा को बताया कि ईरान के लिए चेतावनी है, क्योंकि इजराइल ये प्रदर्शित करना चाहता है कि तेल अवीव वाशिंगटन की सहमति के बावजूद परमाणु समझौते की नई राजनीतिक गतिशीलता को लागू करने का विरोध करना जारी रहेगा। ये अल असद के लिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि इससे सीरिया के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंच रहा है और सीरिया को इसके जरिए चेतावनी दी जा रही है ताकि वो भविष्य में ईरान को किसी भी तरह से मदद ना कर पाए। विश्लेषक हमदी का कहना है कि सीरिया की सरकार अपने हथियारों को लेकर बुरी तरह से ईरान और रूस पर निर्भर है। लिहाजा सीरिया के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि रूस की इजराइल के साथ किसी भी टकराव में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि ईरान इजराइल के साथ एक खुला संघर्ष नहीं करना चाहता,
क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि उसे बाइडेन प्रशासन के साथ परमाणु समझौते पर आगे बढ़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। जबकि ईरान सीरिया पर हो रहे हमले को एक पब्लिक रिलेशन टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, सीरिया, ईरान और अमेरिका का त्रिकोण समझने के लिए एक बार साल 2011 में जाना होगा। ये वो समय था जब सीरिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। असल में उस दौरान सीरिया में जो सरकार थी उसके विरोध में ये मुहिम चली। सीरियाई तानाशाह बशर अल असद देश के विकास में तमाम मोर्चों पर नाकाम हो चुके थे और जनता उन्हें गद्दी से उतारना चाहती थी। यहाँ की जनता के सड़कों पर उतरने से भड़की सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता शुरू कर दी। वो विद्रोहियों को मरवाने लगी। यहाँ तक कि आम लोगों पर भी केमिकल हमले करवा कर नरसंहार किया जाने लगा। इसके बाद ये मुद्दा देश तक नहीं रहा, बल्कि लड़ाई में रूस और ईरान जैसे देश शामिल हो गए। जनता सेना पर भारी पड़ रही थी, जिसे दबाने के लिए इन देशों ने धन और सैनिक मुहैया कराए। यहाँ तक कि तानाशाह अपने ही देशवासियों को क्रूरता से मरवाने लगा। एक और ईरान सीरिया में तानाशाह को बढ़ावा दे रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिका इसके विरोध में आ गया। वो असद सरकार के तख्ता पलट में जनता के साथ है और अमेरिका के पास सीरिया के लोगों के साथ खड़ा होने की एक वजह ईरान भी है। ईरान और अमेरिका के संबंध काफी तल्ख हैं और ईरान सीरियाई तानाशाह के साथ है। इससे अमेरिका अपने आप दूसरे पाले में आ गया। अमेरिका की सीरियाई तानाशाह पर गुस्से की एक वजह रूस भी है। रूस खुलकर तानाशाह असद का समर्थन कर रहा है और यहाँ तक कि सीरिया में अपना युद्ध बेस तक बना चुका, जहाँ से रूसी सैनिक सीरिया के विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। रूस इस तरह से मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। दोस्तों, रूस और अमेरिका का तनाव तो किसी से छिपा नहीं है। शीत युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच जंग तो नहीं हो रही, लेकिन तनाव बना हुआ है। वे एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे देशों की आड़ में एक दूसरे पर आक्रामक जरूर हो जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका सीरिया की मौजूदा सत्ता के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। वहीं रूस सीरिया की बशर अल असद सरकार का समर्थन कर रहा है, जबकि अमेरिका समेत पश्चिम देश विद्रोहियों का समर्थन करते आए हैं। इसी के चलते सीरिया के मामले में संयुक्त राष्ट्र के भीतर पश्चिमी देशों और रूस के बीच खींचतान देखने को मिलती रही है। सीरिया के इस जंग के मैदान में तुर्की रूस का समर्थन करता है। तुर्की ने अमेरिका को सीरिया छोड़कर जाने की कही है। तुर्की की सरकार सीरिया में सक्रिय अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन मानती है। ये कुर्द लड़ाके सीरिया में बशर अल असद सरकार का विरोध करते हैं। इनकी मांग एक स्वतंत्र कुर्दिस्तान देश बनाने की है, जिसमें सीरिया और तुर्की के इलाके शामिल हैं। वहीं रूस, तुर्की और ईरान ने मिलकर 2015 में अस्ताना फॉर्मेट को सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए स्थापित किया था। रूस ने तुर्की के बशर अल असद की सरकार को समर्थन दिया हुआ है। वहीं अमेरिका ने कुर्द विद्रोहियों से हाथ मिलाया है। तुर्की भी रूस के साथ मिलकर कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। इस कारण नाटो का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका और तुर्की के बीच मतभेद बने हुए हैं। इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हर हाल में व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। यही कारण है कि जब यूक्रेन पर हमले के खिलाफ लगभग सभी नाटो देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की, तब तुर्की ने चुप्पी साधे रखी। इतना ही नहीं, उसने तो नाटो का सदस्य बनने जा रहे फिनलैंड और स्वीडन की राह में अड़ंगे भी लगाए। इसके साथ ही तुर्की के बनाए ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना पर हमले कर रहे हैं। हालांकि जब सीरिया में हमला करने की बात आती है तो इजराइल और तुर्की एक साथ आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय मजबूत कर काम करते हैं। दोनों देश सीरिया में ईरानी उपस्थिति को अपनी स्थिरता के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। लिहाजा दोनों देश बढ़ चढ़कर सीरिया पर हमले करते रहते हैं और दोनों ही देश सीरिया में रूस की उपस्थिति से भी निपट रहे हैं। दोनों देश इस मुद्दे पर बातचीत में सुधार करने में रुचि रखते हैं ताकि तुर्की को इजरायली विमानों की तरफ से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। वे हाल ही में सीरिया में पैर जमाने के लिए काम कर रहे ईरानियों द्वारा आतंक को प्रतिबंधित करने के प्रयास में क्षेत्रीय वास्तुकला के रूप में परिभाषित किए गए सहयोग की संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं इजराइल और रूस के संबंध अच्छे हैं। इजराइल ने यूक्रेन में मानवीय सहायता के लिए अपने समर्थन को सीमित कर दिया था। इजराइल को आशंका है कि यूक्रेन को सैन्य मदद देने से रूस भड़क जाएगा।
क्योंकि उसके पड़ोसी देश सीरिया में सैन्य उपस्थिति है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सीरिया की हालत पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अमेरिका, रूस और ईरान इजराइल की आपसी दुश्मनी के बीच पहले से ही अपने तानाशाह से त्रस्त देश सीरिया अब खंडर में बदलता जा रहा है। देश का लगभग 70% इलाका युद्ध की चपेट में है। यहाँ आए दिन बमबारी होती रहती है, यहाँ तक कि कई बार केमिकल अटैक भी हो चुके हैं। इससे सीरियाई आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। हमलों और आपसी लड़ाई के दौरान देश में लगभग लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई इतनी जरूरी है?